दाशु की कीर्ति। नवीन चंद ने विद्यालय के परिसर में कदम रखते ही जिस रहस्यमयी और नाटकीय अंदाज में ये घोषणा की कि कल उसे डाकुओं ने धर दबोचा था, उसे सुनकर पूरे विद्यालय में जैसे बिजली सी दौड़ गई। लड़कों की टोलियां अपना सारा कामकाज छोड़कर और क्या हुआ का शोर मचाती हुई उसकी ओर पागलों की तरह दौड़ पड़ी। डाकुओं ने पकड़ा था। क्या बक रहा है भाई, सच कह रहा है क्या? नवीन चंद ने अपनी आपबीती को और भी मिर्च मसाला लगाकर सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि कल शाम के धुंधलके में जब वह ज्योतिलाल के घर अपनी ट्यूशन खत्म करके लौट रहा था, तभी रास्ते के एक सुनसान मोड़ पर डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन बेरहम डाकुओं ने पहले तो उसके निर्दोष सिर पर एक जोरदार धौल जमाई और फिर उसकी सबसे कीमती और नई खरीदी हुई रेशमी कमीज पर कीचड़ और गंदे नाले के पानी की ऐसी तेज पिचकारी मारी कि कमीज का रंगरूप ही पहचान में नहीं आ रहा था। जाते जाते वे उसे मौत की धमकी दे गए, चुपचाप यही पत्थर की मूरत बनकर खड़ा रहे, जरा भी हिला या शोर मचाया तो धड़ाम से गोली मारकर तेरा सिर उड़ा देंगे। बेचारा नवीन चंद खौफ के मारे ऐसा सुन्न हुआ कि सड़क के किनारे लगभग 20-25 मिनट तक काठ का पुतला बना खड़ा रहा। तभी संयोग से उसके बड़े मामा उधर से गुजरे और उसे इस हालत में देखकर दंग रह गए। उन्होंने झपटकर उसका कान पकड़ा और उसे घर की ओर घसीटते हुए बुरी तरह डांटा। क्यों रे बदतमीज, बीच सड़क पर ये कैसा स्वांग रचा जा रहा है? ये कैसी मजाक मस्ती हो रही है? नवीन चंद ने सिसकते हुए और लगभग रोते हुए गले से सफाई दी। मैं क्या करता मामा जी, मुझे डाकुओं ने घेर लिया था। यह सुनना था कि मामा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने एक भारी भरकम थप्पड़ हवा में लहराया और गरज कर बोले, फिर से वही बड़बोलापन और ज्याठामी। डाकू तुझे ही पकड़ने आए थे क्या? नवीन चंद समझ गया कि मामा जैसे तार्किक व्यक्ति को ये यकीन दिलाना कि सचमुच डाकुओं ने उसे पकड़ा था नामुमकिन है। सो वो अपना दुख और अपमान का कड़वा घूंट पीकर रह गया। विद्यालय पहुंचकर उसका वह दबा हुआ गुबार फूट पड़ा। वहां कम से कम आधी कक्षा के लड़के उसकी वीरता की गाथा सुनने के लिए बेताब होकर उस पर लदे जा रहे थे। उत्सुक लड़कों ने उसके शरीर पर मौजूद हर एक घमौरी, छोटी मोटी फुसी और यहां तक कि पुरानी खुजली के निशानों तक को भीषण डकैती और हाथापाई का अकाट्य प्रमाण मान लिया था। एक दो समझदार लड़के, जिन्हें उसकी कोहनी की पुरानी खरोंच पर शक था, वे भी घुटने की ताजी छिलन को देखकर चुप हो गए। परंतु तभी हमारे बीच के केष्टा ने उसकी एड़ी के पास एक गहरे लाल निशान को गौर से देखा और तपाक से चुटकी ली। अरे, ये डाकुओं की मार नहीं है, ये तो तंग जूतों के काटने से हुआ छाला है। इतना सुनते ही नवीन चंद का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वो झल्लाकर बोला, जाओ, तुम जैसे कद्रदानों को अब मैं आगे कुछ नहीं बताऊंगा। कमबख्त केष्टा की उस एक टिप्पणी ने हमारी रोमांचक कहानी का मजा ही किरकिरा कर दिया। तभी विद्यालय की घड़ी ने ढंग ढंग करके 10 बजाए और सब अपनी अपनी कक्षाओं की ओर दौड़ पड़े। ठीक उसी समय हमने देखा कि पगला दाशु अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी और कान से कान तक फैली मुस्कान लिए कक्षा में प्रविष्ट हो रहा है। हमने उसे चिढ़ाने के इरादे से कहा, अबे दाशु, सुना तूने, कल हमारे नबू को डाकुओं ने अगवा कर लिया था। ये सुनते ही दाशु ने जो प्रतिक्रिया दी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसने अचानक अपने हाथ पांव हवा में पटके अपनी सारी किताबें और बस्ता जमीन पर दे मारा और ख्या 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 करके ऐसी पागलों वाली आवाज में हंसना शुरू किया कि हंसते हंसते वो फर्श पर ही ढेर हो गया। वो अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़कर कभी इधर लुढ़कता तो कभी उधर। उसकी हंसी की बार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम सब विस्मय से उसे देख रहे थे। तभी पंडित महाशय कक्षा में आए, पर दाशु का हंसी का तांडव जारी था। सबने मन ही मन सोचा, क्या ये लड़का पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो चुका है? खैर, काफी जद्दोजहद के बाद वह थोड़ा शांत हुआ और अपनी फटी पुरानी किताबें समेटकर बेंच पर बैठा। पंडित जी ने अपनी आंखें लाल करके पूछा, क्यों रे, इस तरह गधों की तरह हंसने का क्या प्रयोजन था?
दाशु ने बड़ी मासूमियत से नवीन चंद की ओर इशारा किया और बोला, हुजूर। इसे देखकर पंडित जी ने उसे कड़ी डांट पिलाई और कक्षा के एक कोने में सजा के तौर पर खड़ा कर दिया। पर उस निर्लज को भला कहाँ शर्म आने वाली थी। वह पूरे घंटे भर रह रहकर अपनी किताब से मुंह ढंककर खिरफिक करके हंसता ही रहा। टिफिन की घंटी बजते ही नबू ने दाशु को एक कोने में दबोच लिया। क्यों रे सिरफिरे, आजकल कुछ ज्यादा ही हंसना सीख लिया है तूने? दाशु ने एक शरारती मुस्कान बिखेरी और बोला, हंसू नहीं तो और क्या करूं? तुमने कल अपने सिर पर वो धुचुनी बांस की टोकरी डालकर जो अनोखा नृत्य किया था, काश तुम अपनी आंखों से देख पाते। तब तुम्हें पता चलता कि असली मनोरंजन किसे कहते हैं। हम सब चौंक कर उसके और करीब आ गए। क्या मतलब? ये धुचुनी वाला क्या चक्कर है? साफ साफ बता, दाशु ने धीमे स्वर में कहा। अरे, क्या तुम लोगों को वाकई नहीं पता? वो केष्टा और जगाई। अरे, उन लोगों ने तो मेरा सिर फोड़ने की धमकी दी थी अगर मैंने किसी को बताया तो। मैंने झुंझलाकर उसके कंधे झकझोरे। अरे भाई, जो कहना है पहेलियों में मत कह। दाशु ने आखिरकार राज से पर्दा उठाया। कल जब नबू सेठों के बागीचे के पिछवाड़े से बिल्कुल तन्हा गुजर रहा था, तभी अचानक दो लड़के, जिनका नाम लेना मना है, बड़ी तेजी से झाड़ियों से निकले। उन्होंने नबू के सिर पर धुचुनी जैसी एक गंदी टोकरी जबरदस्ती पहना दी और उसके नए कपड़ों पर कीचड़ की पिचकारियां मारकर भाग खड़े हुए। नबू ने भयंकर क्रोध में आकर दहाड़ लगाई, तो तू उस समय वहां क्या घास काट रहा था? दाशु ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम उस टोकरी को निकालने के लिए मेंढक की तरह हाथ पांव मार मार कर उछल रहे थे। तभी मैंने अपनी आवाज बदलकर दूर से चिल्लाकर कहा, खबरदार, अगर फिर से हिला तो धड़ाम से तेरा सिर उड़ा दूंगा। मेरी उस आवाज को तुमने सचमुच डाकुओं की आवाज समझ लिया और सड़क पर काठ की मूरत बन गए। और तभी मैं तुम्हारे बड़े मामा को बुलाकर लाया। नवीन चंद अपनी रईसी और अहंकार, दिमाग के कारण पूरे विद्यालय में बदनाम था। इसलिए उसकी इस फजीहत की कहानी सुनकर हम सबको एक गुप्त प्रसन्नता हुई। छोटा ब्रजलाल, जो मामले की गंभीरता को नहीं समझ पाया था, बोला, पर नवीन दा तो कह रहे थे कि उन्हें असली डाकुओं ने पकड़ा है। दाशु ने ठहाका लगाया, अरे ओ बुद्धू, क्या केष्टा तुझे किसी भी कोण से डाकू नजर आता है? इतना कहना था कि केष्टा वहां साक्षात प्रकट हो गया। केष्टा हमसे 2 साल सीनियर था और काफी ताकतवर था। नवीन चंद ने उसे देखते ही अपना बदन शिकारी बिल्ली की तरह खुला तो लिया, पर उसमें हाथापाई करने का साहस रत्ती भर भी नहीं था। वो बस कुछ देर तक आंखें तरेर कर देखता रहा और फिर वहां से दबे पांव खिसक गया। परंतु अगले दिन कहानी ने एक नया मोड़ लिया। छुट्टी के समय हमने देखा कि नवीन चंद अपने बड़े भाई मोहन चंद को साथ लेकर बड़ी आक्रामक मुद्रा में हमारी ओर आ रहा है। मोहन चंद एंट्रेंस 10वीं का छात्र था और हम सबसे कहीं अधिक बलवान था। उसे इस तरह आते देख हम समझ गए कि अब दाशु की खैर नहीं। मोहन ने आते ही कड़क कर सवाल किया, कहाँ मर गया वो केष्टा? केष्टा तो मोहन को देखते ही रफू चक्कर हो चुका था। तब नवीन चंद ने उंगली से इशारा किया, ये दाशु सब जानता है, इसी ने सारा खेल रचा है। मोहन दाशु के सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो गया। क्यों रे छोकरे, तू खुद को बहुत होशियार समझता है, तुझे सब पता है क्या? दाशु ने बहुत ही भोलेपन से उत्तर दिया, अरे नहीं सर, मैं भला सब कुछ कैसे जान सकता हूं? अभी तो मैं बस 4ठी कक्षा का अदना सा छात्र हूं। थोड़ी बहुत अंग्रेजी, भूगोल, बंगला और रेखागणित, जियोमेट्री ही पढ़ पाता हूं। मोहनचंद ने उसके कपड़े पकड़कर झकझोरा, अबेओ, मैं पूछ रहा हूं कि उस दिन नबू को किन लोगों ने पीटा था, तुझे पता है या नहीं? दाशु बोला, अरे हुजूर, पीटा कहा था, बस थोड़ा सा सहलाया था, बहुत ही हल्का सा। मोहन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, ओ, बहुत हल्का सा, तो जरा हमें भी उसका डेमो दिखाओ। दाशु ने सिर खुजलाया और बोला,
अरे वो तो कुछ भी नहीं था। वैसा मारने से जरा भी दर्द नहीं होता। दर्द तो तब होता है जब हेडमास्टर साहब अपना बेंत निकालते हैं। मोहन ने व्यंग्य किया। अच्छा, तो हेडमास्टर साहब जैसा मारते हैं वैसा मारना पड़ेगा तुझे? दाशु ने एक पल सोचा और फिर बोला, जी हां, बिल्कुल वैसा, जैसा पिछली बार हेडमास्टर साहब ने आपको सबके सामने बेंत से मारा था। इतना सुनते ही मोहन का आपा खो गया। उसने दाशु का कान उमेट दिया और चिल्लाकर बोला, देख ओ बेअदब, फिर से अपनी ये जुबान चलाई तो तुझे यहीं मिट्टी में मिला दूंगा। सच सच बता, कल तू वहां क्या कर रहा था? दाशु का मिजाज तो आप जानते ही हैं। उसने अपने कान पर थोड़ा हाथ फेरा और फिर अचानक बिजली की फुर्ती से मोहनचंद पर हमला बोल दिया। मुक्के, घूंसे, थप्पड़, खरोंच और यहां तक कि दांतों से काटना। उसने इतनी तेजी से वार किए कि हम सब अवाक रह गए। मोहनचंद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि चौथी कक्षा का एक दुबला पतला लड़का उसे इस तरह चुनौती देगा। दाशु ने महज 5 सेकंड के भीतर उस एंट्रेंस के पहलवान को जमीन पर चित कर दिया और हाफते हुए बोला, उस दिन डाकुओं ने इससे भी कहीं धीरे हाथ चलाया था। वहां खड़े दूसरे बड़े लड़कों ने यदि मोहन को न पकड़ा होता तो उस दिन दाशु का बचना मुश्किल था। बाद में केष्टा से जब हमने सच पूछा तो उसने बताया, अरे भाई, वो तो दाशु ने ही मुझे सिखाया था। उसने लालच दिया था कि अगर ऐसा करोगे तो एक सिर ताजी जलेबियां खिलाऊंगा। पर जब मैं जलेबी मांगने गया तो वो अभागा बोला, मुझसे क्यों मांग रहा है? हलवाई की दुकान पर जा, पैसे दे और जितनी मर्जी उतनी जलेबी खा ले। अब आप ही फैसला करें, दाशु क्या वाकई पागल है या फिर हम सबका महागुरु? समाप्त।